नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेंगे आज। बहुत खबरें तो बहुत सारी हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो भारत में जो आप उत्तर भारत के रहने वाले हो तो आप सावधान हो जाइए। आने वाले 48 घंटे बहुत गड़बड़ होने वाले हैं, क्योंकि जो इथोपिया है ना, इथोपिया देश में 12 साल पुराना एक जो ज्वालामुखी है वो फट गया है, जिसकी संभावना नहीं थी फटने की, लेकिन वो फट गया है। और उसकी जो मतलब राख है ना, वो 14 किलोमीटर ऊपर तक गई है, जिससे पूरा जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के साथ साथ में लाल सागर से होते हुए वो भारत की तरफ आ रही है। और आने वाले जो 48 घंटे हैं वो भारत के ऊपर थोड़े से कठिन रहने वाले हैं, जिससे जो वायु प्रदूषण है वो तो बढ़ेगा ही। मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो वहाँ तो इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा ही। हालांकि इसको जो कितने दिन तक इसका वो अपने पास में रिस्क रहेगा, ये रहेगा लगभग ये मान के चलो कि 24 घंटे 48 घंटे, उसके बाद ये हवाओं के साथ में चाइना की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। इथोपिया में ज्वालामुखी फटा है वो जो है और राख आ रही है बहुत खतरनाक, जिससे एविएशन इंडस्ट्री हो गई है प्रभावित। चाहे तुम्हारा एयर इंडिया हो, एयर इंडिया ने अपने पूरे विमान अपने रद्द कर दिए हैं जो मिडिल ईस्ट जाने वाले थे। इंडिको है, इंडिको ने अपने पूरे विमान रद्द कर दिए, क्योंकि पाकिस्तान का हमारा जो एयर स्पेस है वो बंद है, और जो ज़्यादातर है ना उधर से ही जाते थे वो पूरा बंद कर दिया है। और साथ साथ में जो अकाशा एयरलाइंस है, अकाशा एयरलाइंस ने भी पूरे की पूरी जो अपनी उड़ानें थी ना, जो कि मिडिल ईस्ट जा रही थी, वो रद्द कर दी हैं। और ये आने वाले 2 दिनों में सबसे ज़्यादा अगर कोई सा मतलब प्रभावित हुआ है ना एविएशन इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा कोई अगर आप देखोगे एयरपोर्ट प्रभावित हुआ तो दिल्ली एयरपोर्ट हुआ है। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ में जो भी मिडिल ईस्ट जाने वाली फ़्लाइटें थी, चाहे वो अकाशा एयरलाइंस की थी, इंडिगो की थी, चाहे वो एयर इंडिया की थी, चाहे वो किसी भी कंपनी की थी, उसने अपनी कंपनी की जो फ़्लाइटें थी वे कैंसिल कर दी हैं, या फिर उनको रूट वाया दूसरे रूट से दे दिए। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है दिल्ली से जाने वाले जो यात्री थे, जो कि मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे वो। अब बात कर लेते हैं जीएसटी पे क्या क्लेश मचा है। जीएसटी पे क्लेश मचा है, हालांकि एलआईसी ने भी जीएसटी मतलब जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है उसमें भी ये कहा था कि आपने जो जीएसटी कट करा है ना, ये जीएसटी कट करने से हो क्या रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं या कोई टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन पर जीएसटी खत्म हो गया। लेकिन उससे जो ये कंपनियां सामने जीएसटी दे रही है ना, इन्हें जिस जीएसटी पे इनपुट क्रेडिट मिलता था, अब वो क्योंकि सामने से तो ले नहीं रही, क्योंकि जीएसटी हो गया जीरो। अब जीएसटी जीरो होने से सामने वालों से ले नहीं रही, तो इनका जीएसटी का जो इनपुट क्रेडिट है वो कहाँ से मिलेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं जो एलआईसी है, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी तो एलआईसी है, एलआईसी ने भी शिकायत करी है, और जो बड़ी कंपनी है ना उन्होंने भी शिकायत करी है। वो भारी चिंता में है कि ये कलेश खत्म करो कैसे भी करके। अगर ये कलेश खत्म नहीं करोगे तो हम कैसे जिएंगे। अब समझ लेते हैं, देखो गोल्ड लोन को लेकर के, गोल्ड लोन को जो सीमाएं हैं वो बढ़ाते जा रही है कंपनियां। अभी बजाज फाइनेंस कंपनी ने अभी आने वाले 2 सालों के अंदर, 1-2 सालों में 3,000 नई ब्रांचें खोलने का मतलब अल्टीमेटम दिया है कि हम 3,000 नई ब्रांचें खोलेंगे। कारण कारण है गोल्ड में जो लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं। आज अगर उत्तर भारत की बात करोगे, जो मतलब तुम्हारा मध्य प्रदेश में अगर आप ग्वालियर के इस तरफ चलोगे तो आप वो पूरा उत्तर भारत हो गया, और इस तरफ दक्षिण भारत मतलब मिडिल, यहाँ से तुम महाराष्ट्र से नीचे जाओगे तो दक्षिण भारत। अब यहाँ पे क्या है कि ये लोग तो कम ले रहे गोल्ड लोन, लेकिन जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में गोल्ड लोन का जो चलन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो बजाज फाइनेंस है उसने क्या करा है कि 3,000 नई ब्रांचें खोलने का बोला कि मैं आने वाले 1-2 साल के अंदर 3,000 जो है वो नई ब्रांचें खोलूंगा। कारण है गोल्ड लोन में बढ़ती हुई मांग, उस मांग से चिंतित है सब। अब सेबी ने एक नियम बदल दिया है। सेबी ने क्या नियम बदल दिया है? सेबी ने सेबी ने जो अपना एक सर्विस अकाउंट होता है ना, जो डेबिट अकाउंट होता है, SDAV सर्विस अकाउंट होता है, जिसमें जो डीलिस्ट हो गई कंपनियां हैं ना, उन कंपनियों का डीमेट अकाउंट में जुड़ के AMC लग जाता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। जो ब्रोकर होते हैं वो लेते हैं AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। सपोज करो आपके 5 करोड़ के शेयर थे, जो कंपनी डीलिस्ट हो गई,
अब वो आपके पोर्टफोलियो में तो है नहीं, लेकिन वो जो ब्रोकर है ना वो उससे जोड़ के एएमसी ले लेता है आपसे कि भाई मैं आपका 5 करोड़ ये भी है। तो अब सेबी एक नियम बदलने जा रही है, जो बीएसडी है, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट बोलते हैं उसको। तो बीएसडीए में वो नियम ये बदल देगी कि जो कंपनियां डीलिस्ट हो गई हैं, अब उनका आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं ले सकते, क्योंकि वो कंपनी तो है ही नहीं। जो स्टॉक है उन्हीं की तो आप एएमसी लोगे, जो स्टॉक है ही नहीं, जब मतलब डीलिस्ट हो गए, उनकी आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्यों ले सकते हो। उसको लेकर के सेबी हो गई है सतर्क। बैंकों की चिंता बढ़ गई है। बैंकों ने कहा है कि अभी आजकल के दौर में जो लोग बाग जो लोन लेकर के पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट मतलब शेयर बाजार में लगा रहे हैं पैसा, और आने वाले किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बच रहे हैं। मतलब अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो उनके पास में इतना भी फंड नहीं है जो वे अपने फाइनेंस को लेकर के ऑब्जर्व भी कर लें। आजकल पहले अभी हमारा जो देश है ना, ये क्या था कि बचत निवेश देश था। हमारे पास अगर 100 कमाते थे तो 50 बचाते थे, 50 में अपना काम चलाते थे। आज हम ना कहीं अमेरिका की तरफ चल जाते जा रहे हैं। अमेरिका में क्या है, 100 कमा रहे और 120 खर्च कर रहे। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड का चलन बढ़ता जा रहा है, लोग बाग क्रेडिट कार्ड से भी लोन लेकर के और पैसा वैसे भी लोन लेकर के पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में लगा रहे, चाहे तो एफएनओ कर रहे, चाहे तो कुछ भी कर रहे। उसे लेकर बैंकों में चिंता हो गई है, क्योंकि जिस तरह से उनका जो मामला चल रहा है ये बहुत ही डराने वाला है। कोई क्राइसिस आ गया तो किस तरह से बचेंगे। अभी तक आपका अगर आप लोन लेते थे तो आपको एक चीज़ होती थी मालूम है, कि आपका सिविल स्कोर देखा जाता था। लेकिन अब सिविल स्कोर के साथ साथ में बैंक अब विचार कर रहे हैं कि आपका एक क्रिमिनल स्कोर भी देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि जनरली होता क्या है कि सिविल स्कोर बेसिकली क्या है कि आपने कितना समय पर पेमेंट दिया, बस वो बताता है। सिविल स्कोर आपने अगर 10 क्रेडिट कार्ड है, किसका पेमेंट समय पर दिया ये दर्शाता है। लेकिन आपने वो पैसा लेके किस जगह यूज़ किया, इसको कोई नहीं दर्शाता। तो अभी बैंक जो है वो विचार कर रहे हैं इसको लेकर के कि आपका सिविल स्कोर के साथ साथ में आपके पीछे का बैकग्राउंड का जो जिसको हम क्रिमिनल स्कोर बोलते हैं ना, वो भी देखा जाएगा। ये कहाँ से निकल गया है? एक एनसीआरबी होती है, जो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, होता है ना, जहाँ पर ये पूरा का पूरा डाटा सेव रहता है। तो अभी बैंक उसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि अभी सिविल स्कोर तो देखेंगे ही, साथ में जो हम है ना वो भी देखेंगे, मतलब उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। साथियों, अब समझ लेते हैं कि जेलेंस्की ने ट्रंप खिलाफ क्यों हो गए। जेलेंस्की से ट्रंप क्यों खिलाफ हैं? जेलेंस्की ने और ट्रंप ने दोनों में कस्साकसी हुई क्यों? देखो, जेलेंस्की ने क्या किया, सहयोग तो लिया अमेरिका से, और जो है जो राफेल की डील करी आया वो जाके फ्रांस में जाकर के 13 या 14 राफेल की डील करी आया कि हम आपसे राफेल खरीदेंगे। जहां ट्रंप सबको F-35 चिपका दे रहे हैं, बोले ये ले जा, ये ले जा, वहां जेलेंस्की क्या कर रहा है कि वहाँ F-35 ना लेकर के अमेरिका का वो राफेल खरीद रहा है। और राफेल खरीद रहा है, ये ट्रंप को अखर गई बात। क्यों अखर गई? बोले यार, हम तुम्हें सहयोग दे रहे हैं, हम तुम्हें इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तुम्हें सैटेलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तुम्हें मतलब एक एक चीज़ की, रूस की होने वाले मूवमेंट की खबर दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप फ्रांस से राफेल ले रहे हो। तो उन्होंने इस तरह से मूवमेंट देखते हुए ऐसा सेंटिमेंट बना लिया कि अब मैं रूस की तरफ हूँ, और जो 28 सूत्रों की जो मांग है ना, वो यूक्रेन के पास रख दी कि इसे गुरुवार तक आपको कोई ना कोई जवाब देना है, और अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, मैं आपका सहयोग नहीं करूँगा। अब समझ लेते हैं आज हुआ क्या। आज थी, देखो क्या है, मंथली एक्सपायरी, मंगलवार था, और महीने की अंतिम एक्सपायरी थी। जो बाजार के अंदर जो उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिला ना, कि बाजार ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद बाजार फिर नीचे फिसल गया, और फिसल गया फिर उसके बाद में भी मतलब एक तो फिसलना होता है, और ऊपर से जो कुछ चुनिंदा स्टॉकों को अगर छोड़ दे जो 2-3 दिन से लगातार गिर रहे थे, थोड़ी बहुत उनके अंदर मूवमेंट आया, जिसे आप बाउंस बैक बोलते हो, बाउंस बैक आया। और बाकी जो शेयर है ना, वे सभी ऊपर से नीचे, आप निफ्टी में भी 73 पॉइंट गिर के बंद हुआ क्लोज टू क्लोज। वो कारण था कि आज जो मंथली एक्सपायरी हुई ना, आज मतलब अब नवंबर सीरीज की एक्सपायरी हो गई। अब ना दिसंबर सीरीज का कल पहला सेशन होने वाला है। दिसंबर सीरीज का जब पहला सेशन होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा मूवमेंट रहेगा आने वाले, मतलब जो दिसंबर में। ज़्यादातर तो जो सेंटिमेंट है और जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि भाई सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। आज अगर FII DI के ऊपर नजर डालें विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, तो आज जो है तुम्हारा 917 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं अगर DII की समझे तो DII ने भी आज 3912 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर आज 99 के नीचे आया, 99.90 के आसपास बना हुआ है।
और हमारा जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट 79 रुपये 21 पैसे पे कारोबार कर रहा है। बिटकॉइन जो है तुम्हारा 86,700 रुपये पे कारोबार कर रहा है। और जो विक्स होता है, वोल्टिलिटी इंडेक्स, मतलब बाजार के अंदर कितनी घबराहट है, उसमें आज 5% की गिरावट देखने के लिए मिली है। 12.70 के आसपास में विक्स बना हुआ है। और जो सोना है वो 1,25,000 पे वर्तमान में कारोबार कर रहा है, और चांदी 1,55,000 पे कारोबार कर रही है। जो यूरोप के बाजार है, लंदन के बाजार हैं, अगर लंदन के बाजार समझो तो 40 पॉइंट ऊपर है, पेरिस के बाजार है वो भी 42 पॉइंट ऊपर है, और जो जर्मनी के बाजार है वो 159 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। आज जापान के बाजार खुलने के ही लिए तैयार नहीं है, 10 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिल रही है। अगर अमेरिका के बाजार देखें तो अमेरिका के बाजार के अंदर भी मिला जुलाई कारोबार देखने को मिल रहा है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे। मतलब बाजार को डरा देते हैं, ये डराने के बाद खुद जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। जब हमारा बाजार खुला रहता है 3:30 बजे, तो इनका जो डाउ फ्यूचर होता है, मतलब फ्यूचर समझना गिफ्ट निफ्टी होता है ना, ऐसे डाउ फ्यूचर होता है, तो इनका डाउ फ्यूचर ऊपर से मतलब नीचे आ जाता है। शुरू में या ग्रीन में रहते हैं और फिर आ जाते हैं रेड में। उसे देख के हमारे वाले डर जाते, हमारे वाले डर के बेच देते कि यार देख लो, फिर क्या पता कैसा हो जाए कैसा नहीं हो जाए, और उसके बाद में फिर अच्छी रिकवरी हो जाती। तो बाजार ने आजकल सेंटीमेंट के ऊपर काम कर रहा है। निफ्टी भी तुम्हारा 78 पॉइंट टूट गया, सेंसेक्स भी 333 पॉइंट टूट गया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब मजबूत रहा, मजबूती में देखोगे बैंक निफ्टी को तो इतनी ज़्यादा मतलब कमजोरी नहीं रही। ऑल ओवर जो सेंटीमेंट है ना, वो पूरे के पूरे अनसर्टेनिटी बने हुए हैं, इसलिए घबराहट के जैसा माहौल देखने के लिए मिल रहा है। एयरटेल के अंदर होने वाली है बल्क डील, और एयरटेल जो है 3,43,00,000 शेयर जो है बेचेगा। 3% मतलब जो अभी है वो डिस्काउंट के साथ में बेचने वाला है। मित्तल फैमिली जो है वो अपना हिस्सा बेचेगी, और कितने करोड़ के आसपास, ये मान के चलो इसका बेस प्राइस जो है वो 2,096 रुपये के आसपास में हो सकता है। अभी 2100 कुछ रुपये में एयरटेल का शेयर का जो प्राइस चल रहा है। मित्तल फैमिली अपना हिस्सा बेचने जा रही है, हो सकता है देखो ये बल्क डील के माध्यम से 3,43,00,000 जो शेयर हैं वो बेचे। अब मित्तल ग्रुप है या फैमिली है या प्रमोटर है, अब सही ठीक सही प्राइस पे ले रहे हैं। बेचनी है नहीं बेचना है वो अपने वित्त सलाहकार से पूछ के करना आपको। लेकिन बल्क डील के माध्यम से अगर आपको देखने के लिए मिला है कि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आ गई है एयरटेल में, क्या हो गया, तो एयरटेल में वॉल्यूम केवल इस वजह से आई है कि एयरटेल अभी आएगी, मतलब अभी तो डिसाइड हुआ है, तो उसकी जो बल्क डील है ना वो होने वाली है, और 3,43,00,000 जो शेयर हैं वो एयरटेल के बिकने वाले हैं, जो प्रमोटर बेचेगा। पीयूष गोयल ने जो एक्सपोर्टर है ना, एक्सपोर्टरों के साथ में बैठक करी है, और उनका कहना ये है कि जो एक्सपोर्ट से होने वाला नुकसान है उससे तुम्हें कैसे बचाया जा सके, उसे लेकर के कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है वो बाजार को एक पॉजिटिव वे में ले जाने की ओर संकेत करेंगे। क्योंकि अगर डील, जैसे डील की भी खबरें आ रही हैं, 5 दिन तो नवंबर सीरीज में बचे हैं, आज 25 हो गई है, सुनने में आ रहा था कि भाई नवंबर में डील हो जाएगी, तो लेकिन अगर नवंबर में नहीं होगी तो दिसंबर में होगी, दिसंबर के पहले हफ्ते में होगी। क्योंकि भारत में ऑल ओवर और पूरे एक्सपोर्टर या अमेरिका में जो अमेरिका के व्यापारी हैं वो भी अब चाहते हैं कि भाई डील होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत एक जो समय होता है वो काफ़ी खिंच चुका है, और इतना खिंचने से ना तो कोई भी मतलब अगर व्यापार ही करना आपका, व्यापार करना करेंगे हाँ करेंगे हाँ करेंगे, अब चीज़ अटकी कहाँ है, अटकी है कृषि प्रोडक्टों पर। नहीं तो ज़्यादातर मांगे तो अमेरिका की भारत ने मान चुकी है, और किसी भी समय कभी भी एक पॉजिटिव खबर आ सकती है सेंटीमेंट वाइज। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप ना शेर खान के साथ जा सकते हो, बिना वित्त सलाहकार के शेयर मार्केट में मत जाना, नुकसान हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि देखो ये दुधारी तलवार है, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। तो क्या है, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जा करके पिन करें। लोग अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि ये क्या लिखा है, तो मैं ये पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। इसमें लिखा है रूल ऑफ सक्सेस, नेवर गिव अप, कीप ऑन ट्रेडिंग। इसका मतलब है रूल ऑफ सक्सेस, नेवर गिव अप, कीप ऑन ट्रेडिंग। मतलब ये है कि आपको अगर शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको ट्रेडिंग से बाहर नहीं होना। इसका मतलब ये है, क्यों? क्योंकि जैसे कि मेरा पहला रूल है कि आपको स्टॉक मार्केट हो या आप क्रिकेट हो, क्रिकेट में आपको अपनी क्रीज पे बने रहना है। रन बने नहीं बने कोई बात नहीं, आपने 20 बॉल पीगी, एक भी रन नहीं बनाया कोई बात नहीं, बनेगा। आज नहीं बनेगा, कोई ना कोई बाउंस बॉल आएगी, कोई ना कोई फुलटॉस बॉल आएगी, छक्का मारेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम आउट होके क्रीज पे जाके बैठ गए, मतलब अपने वहां जाके बैठ गए, पवेलियन में जाकर बैठ गए, तो तुम केवल बैठ के ज्ञान दोगे, अरे यार फुलटॉस बोलती भाई, इस पर आगे बढ़ के छक्का मारना था,
लेकिन तुम तो हो ही नहीं वहाँ। तो इसलिए क्रीज पे बने रहें, क्रीज पे बने रहें मतलब ट्रेडिंग से बाहर ना हो। कोई बात नहीं, ऊपर जाना नीचे आना सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, बाकी क्रीज पे बने रहें। स्टॉक मार्केट में अगर आप बेच खोच के बाहर हो गए पैनिक में, यार अब क्या करें, तो ऐसा नहीं करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।